अभ्यास। ध्यान रखें, जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, वे इस प्राणायाम का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करें। यह प्राणायाम सर्दियों में विशेष तौर से लाभकारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो अपनी बाई नासिका है उसको अपन ठंडा स्वर बोलते हैं या फिर चंद्र स्वर बोलते हैं, और जो दाई नासिका है उसको हम गर्म स्वर बोलते हैं और सूर्य स्वर भी बोल सकते हैं। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करते समय जिनको हाई बीपी, हार्ट की प्रॉब्लम हो, बिल्कुल भी इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करें। कब्ज के जो रोगी हैं उनके लिए भी बेहद लाभकारी है ये सूर्यभेदी प्राणायाम, और जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, जुकाम जिनको रहता है, उनके लिए तो बेहद उपयोगी है ये सूर्यभेदी प्राणायाम का अभ्यास। आज का योग मंत्र है, उबला हुआ टमाटर और लहसुन प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को दूर करता है। जो एनीमिक है, अर्थात जिनके शरीर में रक्त की कमी है, उनके लिए भी बेहद उपयोगी है। मोटापा जिनको है उनके लिए भी बेहद उपयोगी है ये उबला हुआ टमाटर और लहसुन का उपयोग। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए योग मंत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहरी है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। सुप्रभात, स्वागत है आज के अन्नदाता कार्यक्रम में। आइए जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। सब्जियों की नर्सरी प्रबंधन पर जानकारी, खरीफ मूंग एवं उर्द की वैज्ञानिक खेती पर वृत्तचित्र, ट्रैक्टर के प्रबंधन व रखरखाव पर जानकारी, खरीफ मौसम में ली जाने वाली दलहनी फसलों के अंतर्गत मूंग एवं उड़द की खेती हमारे राज्य मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में लगभग 8 लाख हेक्टेयर में की जाती है। परंतु खेती की परंपरागत विधियों, देशी किस्मों का चयन एवं वैज्ञानिक प्रबंधनों की जानकारी के अभाव में उतनी उपज नहीं ले पाते हैं जितनी उन्हें मिलनी चाहिए। हमारे किसान भाई न तो बीज किस्म, बीजोपचार एवं बुआई विधि पर ध्यान देते हैं और न ही अन्य प्रबंधनों पर। फलस्वरूप खेतों में बीजों का कम अंकुरण, कमजोर एवं रोगग्रस्त पौधे तथा खरपतवारों की अधिकता देखी जाती है। अंततः किसान भाइयों को कम एवं निम्न गुणवत्तायुक्त उपज प्राप्त होती है और ऐसी उपज का अच्छा बाजार भाव नहीं मिलने से उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाइयों, यदि आप भी खरीफ मूंग एवं उर्द की खेती करने जा रहे हैं तो किन किन वैज्ञानिक प्रबंधनों को अमल में लाएं, आइए जानते हैं कार्यक्रम की इस विशेष प्रस्तुति के माध्यम से। अभी हमारे क्षेत्र में मूंग और उड़द, क्योंकि दलहन का उत्पादन भी काफी कम हो गया है, लोग बहुत कम लगाते हैं। तो अभी जून का महीना है, इस महीने में एक तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखें कि हम जो खेत हमारे खाली हो गए हैं
उनकी अच्छी से गहरी जुताई कर दें, जिससे कि उसमें मौजूद बीमारियों को, रोगाणु, कीटों के जो कीड़े रहते हैं फसलों में लगते हैं, कीट पतंगे, उनके अंडे, बच्चे, इल्ली जो भी है वो सब खत्म हो जाएंगी। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो भी वर्षा होगी उस वर्षा के पानी का सबसे ज्यादा जो है जमीन अपनी अवशोषण कर लेगी, जो कि आगामी फसलों के लिए फायदा रहेगा। इसके लिए 1 हेक्टेयर में 20 किलो नाइट्रोजन और 50 किलो फास्फोरस का प्रयोग करें। इसको जो भी हम बता रहे हैं आपको उर्वरक, यह बुआई से पहले आधार खाद के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। पाटा लगाने के बाद खेत तैयार करके बुआई कर देते हैं। तो इसमें हमारे मूंग की एक नई किस्म आई है, मूंग की वैरायटी TM3। इसमें कोई बीमारियां नहीं आती, बहुत अच्छी की उसमें, और इसकी पैदावार भी काफी अच्छी आती है। किसान भाइयों, आइए अब बात करते हैं मूंग एवं उड़द की उन्नत किस्मों के बारे में। तो इसके अंतर्गत मूंग की अल्प अवधि अर्थात 80 दिन से कम समय में पकने वाली उन्नत किस्मों में के 851, जवाहर मूंग 721, मालवीय ज्योति प्रमुख है, जबकि 80 से 100 दिन की अवधि के लिए RS4, ML 131, MUM2 एवं ML 267 नामक उन्नत किस्मों को संस्तुत किया गया है। उड़द की किस्मों में टाइप 9, जवाहर उड़द 2, PDU1, TPU4 प्रमुख हैं। अब बात करते हैं बीज उपचार की। बीजों को बोने से पूर्व फफूंदनाशक दवा थायरम 1.5 ग्राम एवं कार्बेंडाजिम 1.5 ग्राम या मैंकोजेब 1.5 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। फफूंदनाशक दवा से उपचारित करने के बाद छाया में सुखाकर राइजोबियम कल्चर 500 ग्राम व PSP कल्चर 500 ग्राम से प्रति किलो बीज को अवश्य उपचारित करें। प्रदेश में मूंग एवं उड़द की बुआई का उपयुक्त समय मध्य जून से मध्य जुलाई तक है, परंतु विलंब से वर्षा होने की स्थिति में इन्हें जुलाई के अंत तक भी बोया जा सकता है। अब बात करते हैं बीज दर और बुआई प्रबंधन की। तो मूंग एवं उड़द को अकेले बोने पर प्रति हेक्टेयर 15 से 20 किलोग्राम स्वस्थ एवं अच्छी अंकुरण क्षमता वाले बीज की आवश्यकता पड़ती है। यथासंभव प्रमाणित बीज का ही प्रयोग करें। मूंग एवं उड़द की बुआई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित कतारों में इस प्रकार करें कि बीज नम मिट्टी में गिरें, परंतु बीजों के ऊपर 3 से 4 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी नहीं पड़े। फसल की 20 से 25 दिन की अवस्था तक खेत में फालतू पौधों को उखाड़कर चारे के काम में लेवें तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 से 12 सेंटीमीटर रखते हुए एक स्थान पर एक ही स्वस्थ पौधा रखें। मूंग एवं उड़द की बुआई बाजरे के साथ अंतराशुष्य के रूप में एकांतर कतारों में करने से कुल उत्पादन में वृद्धि तो होती ही है, साथ में मौसम के जोखिम से भी काफी हद तक बचाव होता है। किसान भाइयों, पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए यह आवश्यक है कि खेत को कम से कम 1 माह तक खरपतवार मुक्त रखा जाए। इस हेतु सामयिक एवं कारगर क्रिया अथवा उपाय अपनाएं। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। खरीफ की फसल होने के कारण इसमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन बरसात का अंतराल अधिक होने पर मूंग एवं उड़द की फसल में फूल आते समय, फलियां बनते समय तथा फलियों में दाना बनते समय खेत में समुचित नमी का रहना आवश्यक है। फसल की इन अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार 1-2 पानी अवश्य देवे। खरीफ के मौसम में वातावरण में नमी रहने के कारण मूंग एवं उड़द में कीट व्याधियों का अच्छा खासा प्रकोप संभावित होता है। इन फसलों पर लगने वाले कीड़ों में सफेद मक्खी एवं फली छेदक तथा व्याधियों में जीवाणु चित्ती रोग, पित्त शिरामोसेक प्रमुख है। अतः इन रोग एवं व्याधियों के प्रकोप से फसल को बचाने के लिए सामयिक, कारगर, कम खर्चीले एवं सुरक्षित उपाय समन्वित रूप से अपनाएं। किसान भाइयों, यदि आप बताई गई उन्नत कृषि तकनीकी अपनाकर मूंग एवं उड़द की खेती करते हैं, तो प्रति हेक्टेयर इनकी 8 से 10 क्विंटल उपज प्राप्त कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, आधुनिकता के इस दौर में कृषि क्षेत्र भी अछूता नहीं है। हमारे वैज्ञानिक सतत ये प्रयास करते रहते हैं कि कृषि लागत व श्रम को कैसे कम किया जाए और नए उपकरणों का आविष्कार करते हैं। इन्हीं उपकरणों में से एक है ट्रैक्टर, जो कि आज कृषि कार्यों हेतु अत्यंत आवश्यक हो गया है तथा आज ट्रैक्टर के बिना कृषि की कल्पना करना अत्यंत महंगा साबित होगा। जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर की सुविधा उपलब्ध है, वह अनेक कृषि कार्य
चाहे बुआई से लेकर उपज को मंडी लाने ले जाने का कार्य क्यों न हो, पूरा कार्य ट्रैक्टर के द्वारा ही संपन्न करते हैं। परंतु जो उपकरण कृषि कार्यों के लिए इतना आवश्यक है, उसकी उचित देखरेख अथवा समय समय पर प्रबंधन कार्यों जैसे ट्रैक्टर की साफ सफाई, तेल बदलना, ग्रीस ऑयल देना, ढीले पुर्जों को कसना आदि कार्यों पर ध्यान नहीं देते, जिससे आए दिन उसमें समस्याएं आती रहती हैं। तो किसान भाइयों, ट्रैक्टर का रखरखाव किस प्रकार करें, इन्हीं सब बिंदुओं पर जानकारी के लिए आइए मिलते हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सुधीर ठाकर से। ट्रैक्टर जिनके पास है उनका रखरखाव किस तरह से किया जाए जिससे कि उसकी उम्र बढ़ाई जा सके। तो रखरखाव में पहली बात ध्यान रखने की बात होती है किसान भाई, जैसे ही आप ट्रैक्टर चालू करें तो सबसे पहले आप जो ड्राइवर की सीट रहती है उस पर आप बैठ के देखें कि उसके जैसे आपका डीजल का लेवल है वो प्रॉपर होने चाहिए। दूसरा आप रेडिएटर है, यदि एयर कूल्ड इंजन नहीं है, दूसरा वाटर कूल्ड इंजन है तो उसमें जो रेडिएटर में उसका पानी का लेवल पूरा होना चाहिए। दूसरा आपकी जो ऑयल प्रेशर है, सामने ही आपकी जो पूरा बना रहता है ऑयल प्रेशर कितना है, मतलब ऑयल का लेवल भी पूरा होने चाहिए, उसको भी चेक कर लेना चाहिए। ग्रेसिंग पॉइंट को पूरा चेक कर लेना चाहिए। अगले और पिछले पहियों में हवा का लेवल पूरा चेक करना चाहिए किसान भाई। उसके बाद रखरखाव में जो बात आती है वो आती है ऑयल की। 40 नंबर जो ऑयल है वो लगभग ट्रैक्टर में 8 से 10 लीटर बनता है और उसको लगभग 120 से 150 घंटे के बीच में चेंज करने चाहिए। तो किसान भाई आप लॉग बुक मेंटेन करने चाहिए आपको कि जब भी आप ट्रैक्टर चलता है कितने घंटे चल रहा है। और इसका चेंज करने का भी एक तरीका है कि तो जैसे ही लेवल कम हो और उसमें चिकनाईपन खत्म हो जाए उसके बाद तुरंत को 40 नंबर ऑयल को चेंज कर देना चाहिए। और जब भी उसको चेंज करें किसान भाइयों, उसको पूरी तरह से चेंज करें और ट्रैक्टर को चालू कर लें। चालू करने के बाद ट्रैक्टर थोड़ा जो गर्म हो जाएगा उसके बाद उसको बंद करके पूरा ऑयल पूरी तरह से निकाल लें। उसके बाद उसमें आप 40 नंबर ऑयल को भरने चाहिए। दूसरी बात किसान भाइयों इसमें रहती है आपकी एयर क्लीनर की, तो एयर क्लीनर का ऑयल को भी समय पर चेंज करते रहना चाहिए। तीसरा किसान भाई उसमें जो 90 नंबर ऑयल है उसके बारे में भी हमको सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिए। 90 नंबर ऑयल को जो नया ट्रैक्टर खरीदा है तो लगभग 250 घंटे में चेंज कर देना चाहिए। और यदि क्या पुराना ट्रैक्टर है तो उसमें लगभग 700 और से 800 घंटे के बीच में हमको 90 नंबर ऑयल को चेंज करने चाहिए। दूसरा किसान भाई उसमें समय पर जो उसके ग्रीसिंग पॉइंट है, सब जगह ग्रीसिंग पॉइंट जो आपकी जब भी ट्रैक्टर आप खरीदेंगे तो उसमें एक मैनुअल से दिया जाता है, उसमें कहाँ कहाँ ग्रीसिंग देनी है, तो पॉइंट बने रहते हैं। समय समय पर ग्रीसिंग करना भी बहुत जरूरी रहती है। और दूसरे किसान भाई इसमें जो डीजल फिल्टर रहते हैं, ऑयल फिल्टर रहते हैं, यदि उनकी उम्र भी खत्म हो गई तो जब भी आप ऑयल चेंज करें उनको भी चेंज कर देना चाहिए। दूसरा किसान भाई जो आपका हाइड्रोलिक सिस्टम है उसका भी उचित रखरखाव किया है। ब्रेक और स्टीयरिंग को टेस्ट करने के लिए रोड टेस्ट करें। ब्रेक को निर्देशानुसार सेट करें। ब्रेक को सेट करने के बाद ध्यान दें कि दोनों पैडल को अलग अलग करने पर बराबर की चाल मिले। कूलिंग सिस्टम की जांच के क्रम में कभी भी ठंडा कूलिंग लिक्विड गर्म इंजन में न डालें। इलेक्ट्रिकल सिस्टम के जांच के क्रम में हमेशा बैटरी को समतल में रखें। गर्म पानी की सहायता से बैटरी टर्मिनल पर जमे पाउडर को साफ करें। बैटरी टर्मिनल को जंग से बचाने के लिए वैसलीन का प्रयोग करें। कार्य समाप्त हो जाने के तुरंत बाद तुरंत टंकी में ईंधन को भरें। और जब भी आप ट्रैक्टर को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है तो जो भी उसके अधिकृत डीलर हैं उनके यहाँ काम कराएं। इन सब रख रखाव के अलावा ट्रैक्टर से काम लेते वक्त किसान भाइयों कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। आइए देखें कि क्या क्या सावधानियां बरती जाए। इंजन स्टार्ट करने से पहले बाड़े या गैरेज के दरवाजे को पूरी तरह खोल दें। इंजन स्टार्ट करने से पहले ध्यान रखें कि ट्रैक्टर का गियर शिफ्ट लीवर न्यूट्रल रहे। इंजन को गर्म या चालू अवस्था में इंजन न भरे। ट्रैक्टर कार्य में हो तो केवल चालक ही ट्रैक्टर पर रहे। जब ट्रैक्टर को खेत में काम के लिए ले जा रहे हो तो सीट पर बैठना चाहिए। कभी भी डाबर या इम्प्लीमेंट पर न चढ़ें। गाड़ी को मोड़ते या ब्रेक लगाते समय गाड़ी की रफ्तार कम रखें, क्योंकि जब गाड़ी रफ्तार में हो तो पलटने से खतरा 4 गुना बढ़ जाता है। ढलान पर चलाते समय ट्रैक्टर को गियर में बदलें। ट्रैक्टर से उतरने से पहले हमेशा पावर टेक ऑफ बंद कर दें। इंजन स्टार्ट स्विच को इंजन स्टार्ट होने के तुरंत बाद सामान्य स्थिति में लाएं। कार्यक्रम में अभी बाकी है कुछ और रोचक जानकारियां, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। रामलाल जी के घर नया न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। पहले तो लगा सिर्फ ट्रैक्टर आया है, पर उसके नीले रंग की चमक जब पत्नी की आंखों से खुशी बनकर छलकी तो लगा कोई खास आया है। अब
संपूर्ण परिवार का प्यार और जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है ये ट्रैक्टर। सुरेंद्र सिंह के साथ साथ रामलाल जी भी न्यू हॉलैंड के प्रचारक बन गए हैं। लहलहाती फसलों की जान, तरक्की की पहचान, न्यू हॉलैंड, दुनिया भर में कृषि उपकरणों में अग्रसर न्यू हॉलैंड। विराम के बाद अन्नदाता कार्यक्रम में आप सभी का पुनः स्वागत है। सब्जियों की वर्ष भर मांग को देखते हुए जो किसान वर्षाकालीन सब्जियों की फसल लेना चाहते हैं, वे अभी टमाटर, बैगन, पत्ता गोभी, मिर्च इत्यादि की नर्सरी की तैयारी कर रहे होंगे। तो किसान भाइयों, हमारी नर्सरी रोग रहित एवं स्वस्थ रहे, इसके लिए हमें शुरू से ही कुछ प्रबंधनों को अपनाना होता है, जैसे कि नर्सरी में बीज बोने से पूर्व बीजों का उपचार, जल निकास की उचित व्यवस्था तथा नर्सरी में रोग एवं कीटों से बचाव हेतु समय समय पर छिड़काव करना इत्यादि। परंतु देखा जाता है कि हमारे कृषक नर्सरी में बीज बुआई करके ही अपना काम समाप्त मानते हैं। वे न ही उन्नत किस्मों का चयन कर पाते हैं और न ही उसकी समय समय पर उचित देखरेख करते हैं। फलस्वरूप नर्सरी में कई प्रकार के खरपतवार उग जाते हैं। इन्हीं खरपतवारों के कारण नर्सरी में तमाम रोग एवं कीट आ धमकते हैं, जिससे नर्सरी से हमें स्वस्थ पौध की प्राप्ति नहीं होती। अतः किसान भाइयों, यदि आप नर्सरी डालने जा रहे हैं या आपने नर्सरी लगा रखी है, तो उसमें कौन कौन से प्रबंधन उपायों को अपनाया जाए, इस संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। तो किसान भाइयों, पौधशाला तैयार करने के लिए जिन मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है, उसमें सबसे प्रमुख है भूमि का चुनाव करना चाहिए, जहाँ पर जल भराव की समस्या नहीं हो तथा जो भी हम सीड बेड बनाते हैं वो जमीन से करीब 4 से 6 इंच उठी हुई होनी चाहिए तथा उनका आकार 1x3 यानी 1 मीटर चौड़ी तथा 3 मीटर लंबी होनी चाहिए तथा प्रत्येक क्यारी के बीच 1 से 2 फुट की जगह छोड़ देनी चाहिए, जो आगे चलकर कर्षण क्रियाओं में सहायक तो होगी ही, साथ ही साथ अधिक पानी के निकास की नाली का भी कार्य करेगी। इसी तरह दूसरा प्रमुख कार्य है भूमि या मिट्टी का निर्माण। तो पौधशाला बनाने के लिए सर्वप्रथम भूमि का चयन करके भूमि जनित रोगों से बचाव के लिए ट्राइकोडर्मा विरिडी की 380 ग्राम मात्रा तथा नीमखली 500 ग्राम मात्रा प्रति क्यारी के हिसाब से भूमि की तैयारी के समय अच्छी सड़ी गोबर की 10 किलोग्राम खाद में मिलाकर भूमि में मिला देना चाहिए। इसके अतिरिक्त दूसरी बात आती है सौर उष्मीकरण की। चयनित तथा तैयार क्यारियों को अच्छी तरह भिगोकर निंदाई गुड़ाई करके सिंचाई के 24 घंटे बाद क्यारियों के चारों तरफ प्लास्टिक की पारदर्शी पॉलीथीन करीब 200 गेज को इस तरह से लगाएं कि हवा व नमी बाहर को नहीं निकले। वैसे इस विधि का उपयोग मई जून में किया जाता है। इन बातों के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात है बीजोपचार की। इसके लिए हम 2 ग्राम कार्बेंडाजिम तथा 1 ग्राम थायरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके ही बुआई करना चाहिए। अब बात आती है बीजों की मात्रा की। तो बीजों की मात्रा के अंतर्गत वो इस प्रकार है। टमाटर के लिए पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा हाइब्रिड 47, पंथ हाइब्रिड 1, पंथ हाइब्रिड 2, पंजाब हाइब्रिड 1, रूपाली, वैशाली, नवीन जवाहर टमाटर। बैगन के अंतर्गत पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 6, पूसा अनमोल, पंथ ऋतुराज, नरेंद्र हाइब्रिड 1, जवाहर बैगन 1, पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल क्लस्टर। और मिर्च के लिए सोलन हाइब्रिड ARCH 236, BSS 141, जवाहर मिर्च 218, पूसा ज्वाला, पूसा सदाबहार इत्यादि। किसान भाइयों, ये तो हो गई प्रजातियों की बात। अब बात करते हैं नर्सरी की सुरक्षा एवं रख रखाव की। तो सबसे पहले हम जहाँ भी नर्सरी लगाते हैं वह स्थान खुला एवं पर्याप्त प्रकाश वाला हो, जहाँ अधिक वर्षा होती हो लेकिन जल निकास की उत्तम व्यवस्था हो। इसके बाद बीज को हमेशा कतारों में ही बोए, जिससे निंदाई गुड़ाई करने में आसानी होगी। बीजों की बोनी के समय विभिन्न फसलों के अनुसार बीज की गहराई तथा कतार से कतार की दूरी उपयुक्त बनाए रखें,
क्योंकि इस समय वर्षा काल चल रहा है, अतः पौधशाला के ऊपर घास या धान की छप्पर बना दे और पौधशाला को नायलॉन जाली से ढक दे, ताकि पानी की बड़ी बड़ी बूंदे पौधे को अस्त व्यस्त न करे तथा पौधे रसचूसक कीट से बची रहे। बीज की गहराई सामान्यतः 0.5 सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक रखी जाती है तथा बोने के बाद उस पर मल्चिंग करना न भूलें और अंकुरन प्रारंभ होते ही पलवार को हटा दें। अब आइए किसान भाइयों बात करते हैं कीट एवं रोगों की सुरक्षा पर। किसान भाइयों, पौधशाला में प्रारंभिक अवस्था में कुछ रसचूसक वाले कीट जैसे सफेद मक्खी, जैसीड, एफिड, थ्रिप्स आदि का भी प्रकोप होता है। इसका नियंत्रण के लिए कीट प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में 4 से 5 मिलीलीटर नीम तेल प्रति लीटर या रासायनिक कीटनाशी जैसे डायमेथोएट या मिथाइल डेमेटॉन 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। यदि जड़ सड़न रोग या पत्ती धब्बा रोग दिखाई दे तो कार्बेंडाजिम 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर फसलों पर छिड़काव करें। इन सभी बातों के अतिरिक्त समय समय पर निंदाई गुड़ाई करके खरपतवार को साफ रखें। यदि जहां पर्याप्त वर्षा नहीं हो रही हो तो भूमि की किस्म तथा पौधशाला की मांग के अनुसार हजारे द्वारा औसतन 8 से 10 दिन के अंतराल पर हल्की सिंचाई करते रहें। मिलता है कुछ पल बाद। रामलाल जी के घर आया नया न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर। संपूर्ण परिवार का प्यार और जिंदगी का अटूट हिस्सा बन गया है ये ट्रैक्टर। लहलहाती फसलों की जान, तरक्की की पहचान। न्यू हॉलैंड, हर प्रगतिशील किसान की पसंद। अन्नदाता में आपका पुनः स्वागत है। अब समय हो गया है आपके प्रश्नों के जवाब का। निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने कार्यक्रम में जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम टिहर, जिला सागर के कृषक मुंशीलाल लोधी ने। यह नींबू उद्यान में लगने वाले कीटों के नियंत्रण पर जानकारी चाहते हैं। तो मुंशीलाल जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। में इस समय नींबू की खेती में अमिया बहार चल रही है तथा इसमें जो फ्रूट जो सेट हो रहे हैं, इसमें जो सबसे जो ज्यादा जो कीटों को जो प्रकोप होता है वो रसचूसक कीट होते हैं। लीफ माइनर इसमें अधिक प्रकोप देखा जाता है। हम जो है अगर रोकथाम की बात करते हैं तो इस पर आप जो है नीम का तेल जो है आप 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल का छिड़काव करें तो निश्चित तौर पर ही इस पर आपको लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप मोनोक्रोटोफास या साइपरमेथ्रिन की जो दवा आती है बाजार में, वो आप 2 से 3 ml प्रति पौधे के हिसाब से अगर छिड़काव करें तो इस पर भी आपको काफी रोकथाम मिल सकती है। अगर इसमें रोग की बात करें तो इसमें जो सबसे भयानक रोग है वो है सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर एक ऐसा रोग है जो कि पत्तियों को एक धब्बा, पीला धब्बा बना देता है तथा पत्तियां पीला धब्बा बनकर टूटने लगती हैं। उनके फलों पर भी जो एक प्रकोप जो देखा जाता है वो ऊपरी तौर पे जो उनका जो स्किन जो होता है वो रफ हो जाता है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखने की ये है कि अगर आप इस पर स्ट्रेप्टोमाइसिन 200 ppm का घोल अगर 2 से 3 बार अगर आप 10 दिन के अंतराल पर अगर आप छिड़काव करें तो इस पर आपको काफी रोकथाम पाई जा सकती है। इसके अलावा इस रोग के रोकथाम के लिए जो कि सिट्रस कैंकर है, इस पर आप बोर्डो मिक्सचर का अगर आप छिड़काव करें तो इस पर भी एक रोकथाम का उपाय आप प्राप्त कर सकते। कार्यक्रम की इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न पूछा है जिला इंदौर के कृषक प्रदीप वंशकार ने। यह सूकर पालन करना चाहते हैं तथा इस विषय पर संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो प्रदीप जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। तो सबसे अच्छा व्यवसाय इस वक्त सूकर पालन का है। हमारे किसान भाई इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपके पास जितना साधन है उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं कि इसमें आपके घर में जितना भी बेकार का जो किचन के वेस्ट बोला जाता है, रसोई में मिलता है या जो होटलों में मिलता है या जो ढाबों में मिलता है, वो इनके लिए इतना अच्छा खाने का वो होगा कि आपका जो दाना है, जो दाना 15 रुपए किलो कम से कम पड़ता है,
वो दाना आपको फ्री में मिल जाएगा। आप इस तरह से लगा सकते हैं कि इसकी बढ़ोतरी जो होती है वो 2.5 से 3 किलो दाना ये खाता है, चाहे उसमें दाना हो, चाहे आप फॉडर खिलाएं, चाहे जो वेस्ट मिलता है आपको जगह जगह पे ढाबे से, होटल से, वो मिला लें। लेकिन इसकी जो बढ़ोतरी होती है वो 1 किलो, 2.5 किलो से 3 किलो के पीछे 1 किलो की बढ़ोतरी होती है। अगर हम सिर्फ दाने को ही कीमत को लगाएं तो 40 रुपया हमारा खर्चा आता है 1 किलो मांस पैदा करने में, जबकि 1 किलो मांस की कीमत हमको बाजार में करीब 80 रुपए से 100 रुपए किलो आराम से मिल जाती है। अब रहा इसका कि हम कितने जानवर पाल सकते हैं। एक आदमी 20 जानवर आराम से पाल सकता है। इसके बाद में इनको रखने का है तो इनको रखने के लिए 2 तरह का व्यवस्था होती है, जिसमें आवास व्यवस्था में एक होता है कि जिसमें हम बंद व्यवस्था रखते हैं और एक होती है कि जिसमें खुली आवास व्यवस्था होती है। खुली आवास व्यवस्था में हमको ये करना है कि हम ऐसी कोई शेड जैसी डाल दें कि जिसमें ये अपने आप बाहर चले जाएं और जब उनको ठंडी लगे या उनको किसी तरह का वो है तो उसके नीचे आ जाएं। लेकिन दूसरी जो बंद व्यवस्था है इसी को ज्यादा करने में फायदा है। इनके खिलाने पिलाने पर उस पर हमको ध्यान रखने में आराम रहता है। इसके बाद में जो आवास व्यवस्था है उसमें कोई बहुत ज्यादा ऐसी उसकी जरूरत नहीं है कि जिसमें हमको बहुत ज्यादा खर्चे की जरूरत है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि किसान भाई अगर हमारे अपना फर्श कच्चा रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। अगर कच्चा फर्श रहता है तो वो मिट्टी को चाट लेते हैं। मिट्टी को जब चाटते हैं तो हमारे बहुत सारे मिनरल, जिसमें लोहा एक खास होता है, वो उससे मिल जाता है। और जब मिट्टी से वो मिल जाता है उनको, तो उनको कभी भी खून की कमी नहीं होती है। 2 महीने के बाद हम मादा से बच्चों को अलग कर देते हैं और उसके बाद उनको दाना और जो दूसरा वेस्ट मटेरियल आता है वो हम उनको देना शुरू कर देते हैं। 6 महीने में वो 60 से 70 किलो तक उनका वजन आराम से हो जाता है और 6 महीने के बाद आप कभी भी उनको बेच सकते हैं। इसके बाद में जैसे कीड़े, छोटी छोटी बीमारियां हैं, जैसे पेट में कीड़े हो जाते हैं, एक गोल कीड़े होते हैं, एक फीते वाले कीड़े होते हैं, उसके लिए पिपराजीन है, फ्यूनोथाइजीन है, वो बहुत आम जगह पे मिल जाती है। 1 महीने पे दे सकते हैं, उसके बाद में 1-1 महीने के अंतराल से उसको दे सकते हैं। 6 महीने में ये प्रजनन योग हो जाता है। 8 महीने से पहली ब्यात ना लें। 8 महीने पे आप इसको, ये प्रजनन योग आता है, अपने शारीरिक हिसाब से बहुत तंदुरुस्त हो जाता है। ये आपको जान के बहुत खुशी होगी कि एक बार में ये 8 से 14 बच्चे तक ये देता है और साल भर में 2 बार ये बच्चे आप इनसे ले सकते हैं। इसके बाद है कि इनको बेचने के लिए इस समय बॉम्बे एक मेन सेंटर बना हुआ है एक्सपोर्ट के लिए। अगर हम ज्यादा संख्या में पाल लें तो लोग ट्रक से लेके चले जाते हैं और वहां से वो एक्सपोर्ट कर देते हैं। अगर मान लीजिए संख्या कम है तो आप लोकल एरिया में अगर बिकता है और आपको ज्यादा अच्छा पैसा मिलता है तो आप लोकल बेच सकते हैं। भारत सरकार पैसा भी देती है, सब्सिडी भी दे रही है और जो कम विकसित इलाके हैं उनमें सब्सिडी की जो प्रतिशत रहती है वो 25 से 40% तक भी इसमें सब्सिडी की प्रतिशत है, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। अब है कि अगर हमारे किसान भाई ये तय करते हैं कि हमको इसको पालना है तो ये कहाँ मिलेगा। हमारे जितने भी केंद्र हैं, जो वेटनरी कॉलेज हैं, उसमें सब जगह मिल जाता है। और जो भी किसान यहाँ पे आएंगे 1 महीने का बच्चा करीब 1000 रुपए में हम देते हैं और इस तरह से इनकी ज्यादा से ज्यादा बढ़ोतरी आपको मिलेगी और उसी हिसाब से फिर आपको आर्थिक लाभ इस व्यवसाय से होगा। आइए जानते हैं राज्य की विभिन्न मंडियों के भाव। किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का।
आपकी समस्या एवं सुझाव के लिए संपर्क करें। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।